उपस्थित सभी शिक्षकों का मैं सहयोग परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा से आज मैं आपके सामने आज्ञा चक्र के बारे में जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हूँ। पिछले सत्र में हमने विशुद्धि चक्र के बारे में जानकारी ली थी। हमने देखा था कि विशुद्धि चक्र किस तरह हमारी वाणी को सरल और संतुलित बनाता है, हमें सामूहिक बनाता है, जिससे कि हम किसी भी टीम वर्क में अपना उचित योगदान कर पाते हैं। इस सत्र में हम आज्ञा चक्र के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज्ञा चक्र क्या है और यह कहां पर स्थित है। इसके लिए हम इस चित्र को देखते हैं जिसे आपने पीछे भी देखा होगा। इस चित्र में हमारे शरीर के अंदर स्थित नाड़ियों और चक्रों की संरचना यानी कि एनाटॉमी दिखाई देती है। इसमें सबसे नीचे आपको ये जो त्रिकोणाकार अस्थि दिखाई दे रही है, इसमें हमारी कुंडलिनी शक्ति स्थित है। इसके अलावा आप इस मध्य नाड़ी को भी देखें। जब हम ध्यान करते हैं उस वक्त हमारी कुंडलिनी शक्ति इस त्रिकोणाकार अस्थि से इसी मध्य नाड़ी के द्वारा ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठते हुए वह हर चक्र को भेदती है और अंततः वह सहस्त्रार या फिर लिम्बिक एरिया में विलीन हो जाती है। जब यह कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है और वो विशुद्धि चक्र को पार करती है तो वो इस जगह पे आती है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस जगह पे आती है। यही पॉइंट जो है उसे ही हम आज्ञा चक्र कहते हैं। ये आज्ञा चक्र हमारे माथे पर इस जगह पर स्थित है। जहां पर आज्ञा चक्र स्थित है वो एक बहुत ही अनोखी जगह है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारी शरीर की दोनों नाड़ियां लेफ्ट चैनल और राइट चैनल जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करके विपरीत दिशा में जाती है। जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस करती है उसी को हम ऑप्टिक चाइज्मा कहते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो आज्ञा चक्र में जैसा मैंने बताया कि यहां पर स्थित है। तो अब हमने ये देखा कि आज्ञा चक्र कहाँ है और आज्ञा चक्र क्या है। आज्ञा चक्र के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज्ञा चक्र जो है वो बहुत ही सूक्ष्म चक्र है। इसमें एक बहुत ही संकरी जगह है जिसके थ्रू कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ उठना पड़ता है और कुंडलिनी शक्ति के आज्ञा चक्र को पार करने के बाद ही वो लिम्बिक एरिया यानी कि सहस्त्रार में पहुंचती है। ये हमारा सहस्त्रार है। तो आज्ञा चक्र को क्रॉस करने के बाद ही वो सहस्त्रार में पहुंचती है और तभी आपको निर्विचारिता की अनुभूति होती है। तो आज्ञा चक्र क्यों महत्वपूर्ण है? तो वैसे तो आज्ञा चक्र काफी चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, पर उसके हम दो एस्पेक्ट्स आज देखेंगे, एक मेडिकल एस्पेक्ट और एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट। तो मेडिकली आज्ञा चक्र क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है आज्ञा चक्र का? तो मेडिकली आज्ञा चक्र हमारे ब्रेन में स्थित पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स के कार्य को संचालित करता है। अब ये जो ग्लैंड्स है या फिर ग्रंथियां है वो हमारे ब्रेन में विभिन्न हार्मोन्स को सीक्रेट करती है जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज्ञा चक्र आपके आंखों की भी देखभाल करता है। इसी की वजह से अगर आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं या बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं या फिर छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इससे आज्ञा चक्र दुर्बल होता है। आज्ञा चक्र के दुर्बल होने से आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप अहंकारी हो जाते हैं, आप अपनी क्षमा करने की शक्ति को खो देते हैं। पर ये चीजें तो आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में दिखाई देती है, जैसे आपके व्यवहार में दिखाई देती है, पर इसकी आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। अगर आपका आज्ञा चक्र दुर्बल होता है तो आपको सरदर्द, बदहजमी, हाइपरटेंशन और इंसोम्निया या फिर जिसे हम निद्रानाश भी कहते हैं, ऐसी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो मेडिकली हमने देखा कि आज्ञा चक्र कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आज्ञा चक्र के व्यावसायिक एस्पेक्ट या फिर प्रोफेशनल एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। शिक्षकों के लिए आज्ञा चक्र का विकसित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यापन के कार्य में
विभिन्न बौद्धिक स्तर के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को हर एक कठिन से कठिन विषय को सरल भाषा में प्रस्तुत करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को वैचारिक स्थैर्य और शांत स्वभाव बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज्ञा चक्र का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों का अनुशासनहीन व्यवहार तथा किसी एक विषय को उन्हें बार बार समझाने के बाद भी उसे ठीक से न समझ पाना, इन चीजों की वजह से क्रोधजन्य परिस्थितियां उत्पन्न होती है। पर इसका सबसे ज्यादा परिणाम शिक्षकों के कार्य की प्रणाली, उनकी गुणवत्ता और उनके व्यक्तिगत जीवन पर ही होता है। ऐसे में आज्ञा चक्र के शुद्ध होने से मनुष्य का मूल स्वभाव ही शांत हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक जो है वो अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं और अपने विषयों पर अधिक एकाग्र हो सकते हैं। अध्यापन के अलावा शिक्षकों को और भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियां या फिर मूल्य शिक्षण विषय गतिविधियां तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी अपने बौद्धिक ऊर्जा को खर्च करना पड़ता है। अपने वरिष्ठों और पीयर्स के साथ काम करते हुए उन्हें इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि वो अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखे। उन्हें अपना बौद्धिक स्थैर्य बनाए रखना पड़ता है। अनुचित प्रतिक्रियाएं न देना, इन चीजों के बारे में भी ख्याल रखना पड़ता है। हमारे अंदर इन तत्वों को स्थिर करने में आज्ञा चक्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब शिक्षकों को न केवल मैनेजमेंट और अपने सहकारियों के साथ समन्वय बनाना पड़ता है, बल्कि उन्हें छात्रों और उनके पेरेंट्स के साथ भी समन्वय बनाना पड़ता है। जब भी रिजल्ट आता है तो यह देखा जाता है कि शिक्षक के विषय में रिजल्ट किस तरह आया है। उस रिजल्ट से ही मैनेजमेंट शिक्षक की गुणवत्ता को आंकते हैं। यदि रिजल्ट खराब आ जाता है तो शिक्षक की तरफ ही उंगली उठाई जाती है। मैनेजमेंट एक तरफ से सवाल पूछती है तो दूसरी तरफ से छात्रों के पेरेंट्स सवाल पूछते हैं, हमारे बच्चों का इस विषय में रिजल्ट खराब क्यों आया है? यह सवाल शिक्षकों से पूछा जाता है। अगर शिक्षक प्रति अहंकारी या फिर न्यूनता की भावना रखता है तो यह मानने लगता है कि कमी उसमें ही है। न्यूनता की भावना और बढ़ जाती है और वो भय में जीने लगता है, जिसका परिणाम उसके अध्यापन में दिखाई देने लगता है। इसके विपरीत अगर वो अहंकारी है तो वो सीधे ये कह देता है कि मैंने तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, और वो अपने आप को पूरी तरह से इस जिम्मेदारी से मुक्त कर लेता है। पर इससे एक शिक्षक की हैसियत से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। वो हर साल बस अपना सिलेबस ही कंप्लीट करता रहता है। जो मूल प्रॉब्लम है उसे वो एड्रेस ही नहीं कर पाता। अहंकारी और प्रति अहंकारी होने से कुछ निष्पन्न नहीं होता। तो ये जो अहंकार और प्रति अहंकार की प्रवृत्ति हमारे अंदर है, उसे कम कैसे किया जाए और ऐसे प्रॉब्लम्स को हल कैसे किया जाए, इन्हें हल करने के लिए आपको बैलेंस में आना पड़ेगा। और ये बैलेंस आपको आपकी बुद्धि से आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक स्थिति है और इसे आपको ध्यान से ही पाना होगा। हम हमारी स्थिति के खिलाफ नहीं लड़ सकते। अगर आप अहंकारी है तो अपने आप से ही विनम्र नहीं हो सकते, और अगर आप प्रति अहंकारी है तो अपने आप से ही आत्मविश्वास नहीं जागृत हो सकता। उसके लिए आपको ध्यान ही करना होगा। उसके लिए आपको आपके आज्ञा चक्र को सबल ही बनाना होगा। तो हम आज्ञा चक्र पे किस तरह से ध्यान करें ताकि वो सबल हो जाए और इन प्रवृत्तियों से आपको मुक्ति मिल जाए। इसके लिए फिर से हम एक बार इस चित्र को देखते हैं। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे ये जो है ये आज्ञा चक्र है। अब इसके ऊपर स्थित इन दो गुब्बारों को आप देखें। इसमें से जो बाया गुब्बारा है वो आपके अहंकार को दर्शाता है, और जो दाया गुब्बारा है वो आपके प्रति अहंकार को दर्शाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, यही हमारे अहंकार और प्रति अहंकार का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। हमारे शरीर और मन के बीच का जो कनेक्शन है उसका ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। आमतौर पर ये दोनों गुब्बारे फूले हुए होते हैं। इस स्थिति में हमारे अंदर अहंकार और प्रति अहंकार की भावनाएं प्रबल होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र से ऊपर उठने की कोशिश करती है।
उस वक्त ये जो फूले हुए गुब्बारे हैं या फिर इन्फ्लेटेड बलून्स है वो कुंडलिनी के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं और हमारे योग घटित होने में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। परंतु अगर आप नियमित ध्यान करते हैं तो कुंडलिनी के प्रभाव से ये जो दो गुब्बारे हैं ये सिकुड़ने लगते हैं, आपका आज्ञा चक्र प्रबल होने लगता है और आपके अंदर की अहंकार और प्रति अहंकार की प्रवृत्तियां कम होने लगती है। आप यकीन नहीं करेंगे पर यह प्रवृत्तियां कम होने से आपका चीजों को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। बहुत बार चीजें बहुत ही सामान्य होती है परंतु अहंकार और प्रति अहंकार की वजह से आपको वो बहुत बड़ी प्रतीत होती है और उसी मात्रा में आप उसको रिएक्ट करते हैं जिससे चीजें और खराब हो जाती है। पर आज्ञा चक्र के सबल होने से जब ये प्रवृत्तियां कम हो जाती है तो चीजें बहुत ही सरल हो जाती है क्योंकि आपको उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो आपकी स्थिति बन जाती है। अहंकार का प्रभाव कम होने से आपके स्वभाव से आक्रामकता दूर हो जाती है, आप विनम्र हो जाते हैं। इसी वजह से आपके जो दैनंदिन कामकाज है जैसे अध्यापन और अन्य प्रशासनिक कार्य, इनमें आप शांत, स्थिर और गतिशील हो जाते हैं। इससे आपके रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट होते हैं। अहंकार की वजह से अनावश्यक रूप से जो ऊर्जा आपकी खर्च होती है उसे आप अपने अध्यापन में लगा सकते हैं, अपने विद्यार्थियों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगाते हैं और अन्य सृजनात्मक कार्यों में भी इस ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगते हैं। आप अपने अंदर की खामियों को भी देखना शुरू करते हैं और उन्हें दूर करने के लिए आप भरसक प्रयत्न भी करते हैं। इसका परिणाम आपके अध्यापन पर दिखाई देने लगता है और विद्यार्थियों में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। प्रति अहंकार की भावना कम होने से आप अपने आप के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप अपनी बातों को स्पष्टता से रखने में सक्षम हो जाते हैं और आप हर प्रतिकूल परिस्थिति को अपने आप को पूर्णतया दोषी मानना बंद कर देते हैं और चीजों को साक्षी भाव में देखना शुरू कर देते हैं। इसी की वजह से आप बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े प्रोजेक्ट्स उठाने में भी सक्षम हो जाते हैं। आप अपने अलावा अन्य लोगों के गुणों को भी देखना सीखते हैं, उन्हें परख कर उन्हें उचित कार्य सौंपना सीखते हैं और उनके उस कार्य को संपन्न करने पर उन्हें सराहना भी सीखते हैं। यही तो एक मैनेजर की अच्छी क्वालिटी होती है। तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज भी पनपने लगती है। आप मैनेजमेंट को सकारात्मक सुझाव देने में भी संकोच नहीं करते, जिससे मैनेजमेंट की नजरों में भी आपकी प्रतिष्ठा ऊपर उठती है। तो ये तो व्यावसायिक एस्पेक्ट्स है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स है, जिसमें आपको आज्ञा चक्र के सक्षम होने से काफी सारे लाभ मिलते हैं। पर इसके अलावा मेडिकली अगर देखें तो मैंने आपको जो बताया था कि मेडिकली कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि सरदर्द से आपको छुटकारा मिलता है। जैसे जब ये गुब्बारे फूले हुए होते हैं तो इन गुब्बारों की वजह से जो हमारे नर्व्स है, जो हमारे ब्रेन में होती है, उन पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा सरदर्द की परेशानी होती है। पर ये गुब्बारे सिकुड़ने से ये जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है और सरदर्द से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी ये रेगुलेट करता है, जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे दूर हो जाती है। और जिन लोगों को सोने में परेशानी होती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, वो भी प्रॉब्लम इससे काफी हद तक रेगुलेट हो जाती है। तो इस तरह से आज्ञा चक्र पर अगर आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपको अनेक लाभ हो सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आज्ञा चक्र पर ध्यान किस तरह किया जाता है। ध्यान करने के लिए आप जमीन पर रिलैक्स होकर के बैठ जाए। अगर आप किसी कारणवश जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह से आपको बैठना है नीचे और अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में लेना है, अपने चित्त को स्थिर करना है। इसके बाद में हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है। ध्यान करने से पहले कुछ कृतियां हैं जो आपने इसके पहले वाले सत्र में भी देखी होंगी। अगर आपको उसमें कुछ डाउट्स है तो आप मुझे एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले हम बंधन बांधते हैं और फिर कवच लेते हैं। तो बंधन बांधने के लिए आप अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको अपने मूलाधार चक्र के सामने रखें। इस लेफ्ट हैंड को हमें ऊपर की तरफ उठाना होता है, सहस्त्रार की तरफ,
पर ऊपर की तरफ उठाते हुए हमारा जो राइट हैंड है उसको हम लेफ्ट हैंड के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं और फिर लेफ्ट हैंड हर एक चक्र के सामने से उठाकर सहस्त्रार में लेके जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूलाधार चक्र पे मैं हूं और अपना राइट हैंड जो है वो उसके अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं। तो ये हो गया मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। जब आप सहस्त्रार में पहुंचते हैं तो आप ऊपर की तरफ देखें और एक गांठ बांध दें। ये जब आप पहली बार करते हैं तो हम एक गांठ बांधते हैं। जब आप दूसरी बार ये कृति करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 गांठें बांधनी है इस तरह से, और जब आप ये कृति तीसरी बार करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 गांठें बांधनी है इस तरह से। तो ये हम बंधन लिया है हमने। इसके बाद हम अपने आप को कवच देते हैं। कवच देने के लिए आपको अपना लेफ्ट हैंड जो है वो गोद में रखना है और अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड से उठाते हुए अपने सहस्त्रार के ऊपर से लेकर आपको राइट की तरफ लेके जाना है और फिर से सहस्त्रार के ऊपर से उठाकर आपको लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। इसको हम काउंट करेंगे 1। इसको हमें 7 बार करना होता है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7। तो बंधन और कवच लेने के बाद हम फिर से अपने दोनों हाथ गोद में लेते हैं, चित्त को स्थिर करते हैं और अब हम दोनों साइड्स को बैलेंसिंग करते हैं। हमारी लेफ्ट चैनल को हम बैलेंस करेंगे, फिर हमारी राइट चैनल को हम बैलेंस करेंगे। तो लेफ्ट चैनल को बैलेंस करने के लिए आपको अपना राइट हैंड जमीन पर रखना है, लेफ्ट हैंड आपकी गोद में ही रहेगा। यहाँ पे हम कुछ प्रेयर्स करते हैं। इसके बाद में हम अपने राइट साइड को क्लियर करने के लिए अपना राइट हैंड गोद में लेते हैं और अपना लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ उठाते हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रेयर्स करते हैं। इसके बाद जब हमारी दोनों साइड्स का क्लियरेंस हो जाता है तो अपने दोनों हाथों को हम गोद में लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और हमारा जो चित्त है उसको स्थिर करते हैं। सबसे पहले हम मूलाधार चक्र यानी कि यहाँ पर हम अपना चित्त स्थिर करते हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रेयर्स करते हैं। यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए हम रुकते हैं और फिर अपना ध्यान जो है वो ऊपर की तरफ लेकर विशुद्धि चक्र पर जाते हैं यहाँ पे। और विशुद्धि चक्र पर आप कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं। ये विशुद्धि चक्र है आपका। यहाँ पे हम कुछ प्रेयर्स करते हैं। जिसके बाद में हम ऊपर की तरफ उठते हैं, हमारे चित्त को लेकर के जाते हैं आज्ञा चक्र पर। यह हमारा आज्ञा चक्र यहाँ पर है। तो आज्ञा चक्र पर हम अपना राइट हैंड जो है उसको माथे पर इस तरह से रखते हैं और हल्की से उसको प्रेशर देते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम क्षमाशीलता की प्रेयर करते हैं। और इसके बाद हम अपना राइट हैंड जो है उसकी हथेली हमारे सहस्त्रार पे रखते हैं और सहस्त्रार पे रखकर हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार घुमाते हैं। इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, इस तरह से हमें 7 बार घुमाना है। पर घुमाना इस तरह से है कि आपकी हथेली से आपकी जो तालू के ऊपर की त्वचा है वह भी हथेली के साथ घूमनी चाहिए। इसको हम 7 बार करते हैं। यह होने के बाद आप अपना हाथ जो है वो हल्के से ऊपर उठा के चेक कर सकते हैं कि आपको कुछ ठंडी या गर्म लहरियां महसूस हो रही है कि नहीं, और फिर आप अपना हाथ नीचे गोद में रखकर ध्यान की अवस्था में चले जा सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कुछ चीजों के बारे में देखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ अनुभूतियां हो रही है उनके ऊपर आप ध्यान रखें। जैसे अगर आपके दोनों हथेलियों पर अगर आपको कुछ ठंडी या गर्म लहरियां महसूस हो रही है, या फिर किसी भी हथेली के, किसी भी हाथ के फिंगर्स में, किसी भी फिंगर में आपको चुभन या फिर झुंझुनाहट महसूस हो रही है, आपको इस पर ध्यान रखना है। या फिर सहस्त्रार में भी आपको सहस्त्रार के ऊपर उठने वाली ठंडी या गर्म लहरियां महसूस हो रही है क्या, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्चुअल ध्यान जो है उसको करते हैं। तो चलिए ध्यान शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया उस तरह से हमें सबसे पहले बंधन लेने हैं।
मूलाधार से शुरू करते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। यहाँ पर पहली गांठ बांधेंगे। फिर से एक बार मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। यहाँ पर 2 गांठें बांधेंगे। फिर से एक बार मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। यहाँ पर 3 गांठ बांधेंगे। और अब हम कवच लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अपने दोनों हाथों को गोद में ले ले, चित्त को स्थिर करें। अब हम हमारे लेफ्ट चैनल की बैलेंसिंग करेंगे, ईडा नाड़ी की बैलेंसिंग करेंगे। उसके लिए अपना राइट हैंड जमीन पर रख ले। यहां पे हम मां से प्रार्थना करेंगे, मां कृपा करके हमारी ईडा नाड़ी शुद्ध करे। मां कृपा करके हमारी ईडा नाड़ी शुद्ध करे। अपने लेफ्ट हैंड की हथेली पर आप ध्यान रखें, फिंगर्स पे ध्यान रखें, कुछ अनुभूति हो रही है क्या? अब अपने राइट हैंड को गोद में ले ले और लेफ्ट हैंड को आकाश की तरफ मोड़ दे। यहाँ पे हम हमारी राइट चैनल यानी कि पिंगला नाड़ी को शुद्ध करेंगे। इसके लिए हम मां से प्रार्थना करते हैं, मां कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध करे। मां कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध करे। अपनी राइट हैंड की हथेली पर कुछ महसूस हो रहा है क्या, उस पर ध्यान दे। उंगलियों पर कुछ महसूस हो रहा है क्या, उस पर ध्यान दे। अब अपना लेफ्ट हैंड गोद में ले ले और चित्त को मध्य नाड़ी पर स्थिर कर ले। अपने चित्त को अब मूलाधार चक्र पे स्थिर करें। यहाँ पे हम मां से प्रार्थना करेंगे, मां कृपा करके हमारे अंदर स्थित सारी निगेटिविटी को आप दूर करें। मां कृपा करके हमारे अंदर स्थित सारी निगेटिविटी को आप दूर करें। दोनों हाथों की हथेलियों पर आप जांच ले, कुछ अनुभूति हो रही है क्या? अब धीरे धीरे अपने चित्त को ऊपर की तरफ उठाते हुए विशुद्धि चक्र पर स्थिर करें, जो हमारी गर्दन के पास स्थित है। यहाँ पे हम मां से प्रार्थना करते हैं, मां कृपा करके हमारी वाणी में मधुरता लाए। मां कृपा करके हमें एक मधुर व्यक्तित्व बनाए।
अब आप अपने चित्त को ऊपर की तरफ उठाएं और आज्ञा चक्र पर स्थिर करें। यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अपने राइट हैंड को अपने माथे पर रखें, गर्दन थोड़ी सी झुकाए और अपने राइट हैंड से माथे को थोड़ा सा प्रेस करें और यहाँ पे माँ से प्रार्थना करें, माँ कृपा करके आप हमें क्षमाशील बनाएं। माँ कृपा करके आप हमें क्षमाशील बनाएं। अब आप अपना चित्त धीरे धीरे ऊपर सहस्त्रार की तरफ लेके जाएं और जैसा मैंने बताया था, राइट हैंड की हथेली को हमें सहस्त्रार पे रखना है और 7 बार उसे क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है। और प्रार्थना करनी है, माँ कृपा करके हमारे अंदर योग प्रस्थापित करें। माँ कृपा करके हमारे अंदर योग प्रस्थापित करें। अब धीरे धीरे अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाएं और जांच करें कि आपको कुछ ठंडी या गर्म लहरियाँ महसूस हो रही है क्या। हाथ को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं। महसूस करें कुछ लहरियाँ आपको महसूस हो रही है क्या, जांच कर ले। अब आप अपना राइट हैंड अपनी गोद में ले ले और चित्त को सहस्त्रार में, जहाँ पर हमने हाथ रखा था, वहाँ पर स्थिर कर ले। हम इसी अवस्था में कुछ देर में ध्यानस्थ रहेंगे।
अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आपको महसूस होगा कि आपका चित्त जो है वो अब शांत हो चुका है। तो इस तरह से हम आज्ञा चक्र पर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान के दौरान हर किसी को अलग अलग अनुभूतियां हो सकती है। किसी को सहस्रार से उठती हुई ठंडी या गर्म लहरियां महसूस हो सकती है, किसी को अपने हथेलियों पर महसूस हो सकती है। खासकर आज के ध्यान के दौरान अगर किसी को अपनी उंगलियों में स्पेसिफिकली अपनी अनामिका में, जो हमारी सबसे छोटी उंगली की बाजू वाली उंगली है, उसमें अगर किसी को चुभन या झुंझुनाहट महसूस हुई होगी तो इसका मतलब यह है कि कुंडलिनी शक्ति आपके आज्ञा चक्र के प्रॉब्लम्स पर काम करके ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। अगर आप नियमित ध्यान करेंगे तो ये चुभन या झुंझुनाहट भी चली जाएगी और आप अपने ध्यान में स्थिर हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र का सत्र खत्म होता है। अगले सत्र में हम सहस्त्रार चक्र के बारे में जानकारी लेंगे, जिसके माध्यम से हम हमारे सभी चक्रों पर स्थित सूक्ष्म ऊर्जा को इंटीग्रेट कर पाएंगे। धन्यवाद।